नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था आपका गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। इसका जो लास्ट पार्ट है वो बचा था, जो था आपका इनफर्टिलिटी यानी कि बंध्यता। ठीक है, और इसमें कुछ आपके एक दो टॉपिक है, गर्भावस्था संबंधित विकार एवं उनका उन्मूलन। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड देयर एलिवेशंस। ठीक है, तो बस आज ये आपका लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, पहला टॉपिक है बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी। देखिए, यदि गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग नहीं करते हुए एवं लैंगिक जनन करते हुए कोई युगल 12 माह तक गर्भधारण नहीं कर पाता तो यह स्थिति बंध्यता कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने समय तक, तो 12 माह तक। ठीक है, अगर 12 माह तक गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, तो यह स्थिति बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी कहलाती है। आगे देखिए, आगे है बंध्यता की स्थिति के लिए पुरुष या महिला या दोनों संयुक्त रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि मतलब हो सकता है पुरुष की वजह से ना हो पा रहा हो सकता है महिला की वजह से ना हो पा रहा हो, या हो सकता है दोनों की वजह से ही ना हो पा रहा हो। ठीक है, देखिए, पुरुषों में बंध्यता के निम्न कारण हो सकते हैं। कौन सा? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल व थायराइड ग्रंथियों में विकार। अगर पुरुष की हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल व थायराइड ग्रंथियों में अगर विकार है तो मतलब बंध्यता होने के कारण ये हो सकते हैं। आगे है डायबिटीज मेलिटस, सिलिएक रोग। ठीक है, या मतलब कॉलियक डिजीजेस या गुर्दा निष्क्रियता यानी कि रिनल फेलियर आदि भी चीजें हो सकती हैं। उसके बाद है वृषणों में चोट अथवा हाइड्रोसील का होना। उसके बाद देखिए है योनि में शुक्राणुओं का सही स्थानांतरण ना होना या स्खलन संबंधी विकार आदि। ये सारे क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं पुरुषों में बंध्यता के निम्न कारण। अब देखिए आगे क्या है, आगे है महिलाओं में बंध्यता के निम्न कारण हो सकते हैं। क्या क्या महिलाओं में क्या कारण हो सकते हैं? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल व थायराइड ग्रंथियों में विकार। फिर है डायबिटीज मेलिटस, सिलिएक रोग यानी कि कॉलियक डिजीजेस, गुर्दा निष्क्रियता और मोटापन। देखिए, पहले जो दोनों पॉइंट है क्या है, ये दोनों सेम है महिलाओं और पुरुष दोनों में। थर्ड पॉइंट है आपका अंडाशय या ओवरी में गांठ या पॉलीसिस्टिक। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस। ठीक है, क्या? पीसीओएस। आगे देखिए, आगे है महिलाओं में बंध्यता का अन्य कारण क्या है? फैलोपियन ट्यूब में बाधा, गोनोरिया, पेरिटोनाइसिस और पेरिटोनाइटिस है। ठीक है, संक्रमण आदि। ये क्या है? ये महिलाओं में बंध्यता के कारण है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका पॉइंट क्या है आगे, फिर ये है वीर्य संबंधी अनियमितताओं की स्थिति में सहायक प्रजनन विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब इस तरह की बीमारियां होती है तो क्या किया जाता है? वीर्य संबंधी अनियमितताओं की स्थिति में सहायक प्रजनन जो विधियां होती हैं, यानी कि मतलब बच्चे के जन्म के लिए जो अलग अलग जो तरीके अपनाए जा सकते हैं, फिर उनका सहारा लिया जा सकता है। इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए आपका, ठीक है, तो जो प्रजनन विधियां हैं, अन्य जो प्रजनन विधियां हैं अलग अलग, ये क्या बता रहा है, जो में सहायक जो प्रजनन विधियां हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वो कौन कौन सी हैं। ये है पहली आपका IUI यानी कि इंट्रा यूरेट्राइन और इंसेमिनेशन। ठीक है, पहली क्या है? IUI यानी कि इंट्रा यूरेट्राइन इंसेमिनेशन। दूसरी है आपकी ICSI यानी कि इंट्रासिस्टो प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ये क्या है आपकी? दूसरी है। तीसरी है आपकी गिफ्ट, GIFT यानी कि गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और फिर है आपकी DI यानी कि डोनर इंसेमिनेशन आदि प्रमुख सहायक प्रजनन विधियां हैं। तो याद रखिएगा ये चार प्रजनन विधियां कौन कौन सी? IUI, ICSI, GIFT और DI। और इन चारों के जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखिएगा, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। वो चार सहायक विधियां कौन कौन सी हैं और उनके फुल फॉर्म क्या है, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या? IVF। ठीक है, देखिए इस तकनीक में निषेचन की प्रक्रिया एक विशेष पात्र में संवर्धन माध्यम में संपन्न किया जाता है। निषेचन के 3 से 5 दिन बाद इसे गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। गर्भावधि पूर्ण होने पर शिशु का जन्म होता है। ये किस में होता है? ये होता है IVF में। आगे देखिए, आगे है सेरोगेसी।
सैरोगेसी में देखिए क्या होता है, सैरोगेसी से तात्पर्य किराए पर कोख लेना है। इसमें महिला के गर्भधारण के अयोग्य होने की स्थिति में पुरुष से स्पर्म एवं महिला के ओवम को प्राप्त किया जाता है तथा आईवीएफ द्वारा निषेचन क्रिया संपन्न कराया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है कि पुरुष से स्पर्म ले लिया जाता है और महिला के ओवम को प्राप्त किया जाता है, यानी आप समझ लीजिए सीधा कि पुरुष का स्पर्म और महिला के एग्स ले लिए जाते हैं। ठीक है, तथा आईवीएफ, अभी आपने ऊपर पढ़ा था ना, आईवीएफ के द्वारा निषेचन क्रिया संपन्न कराया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण को अन्य महिला, यानी कि इसमें क्या करा जाता है कि जो वो है कपल है उसके मतलब वो लेकर स्पर्म पुरुष का और महिला का के एग्स लेकर किसी अन्य महिला में, ठीक है, किसी अन्य महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है भ्रूण को। शिशु के जन्म होने पर इसे माता पिता को सौंप दिया जाता है। शिशु को जन्म देने वाली महिला सरोगेट मदर कहलाती है, यानी कि जो महिला जिसके गर्भाशय में भ्रूण को स्थापित किया जाता है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सरोगेट मदर। ठीक है, सैरोगेसी के लिए कानूनी मान्यता आवश्यक होती है। सैरोगेट मदर की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो 18 वर्ष से ज्यादा की होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे आपके कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए हैं, ये क्या है देखिए। प्राइमी पैरा में पार्टोग्राफ की लेटेंट फेज लगभग 8 घंटे की होती है। उसके बाद है गर्भाशय या यूट्रस की दीवार पर मांसल यूट्रस का विकसित होना फाइब्राइड यूट्रस कहलाता है। फाइब्राइड यूट्रस क्या होता है, गर्भाशय या यूट्रस की दीवार पर मांसल ट्यूमर का विकसित होना, तथा यह प्रायः कैंसर कारक नहीं होता है। देखिए ये कैंसर कारक नहीं होता है। ठीक है, यह स्थिति ज्यादातर 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में होता है। आगे देखिए, आगे है भ्रूण क्षिप्रहृदयता। ठीक है, भ्रूण क्षिप्र हृदयता है में मात्र एवं भ्रूण एनीमिया, मात्र या भ्रूण संक्रमण, भ्रूण कॉम्प्रोमाइज आदि कारक होते हैं। नेक्स्ट है एक आदिम ग्रविदा माता, ठीक है, ने नर बच्चे को जन्म दिया है। जन्म के बाद नवजात में स्राव दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में नर्स को नवजात शिशु का इस सक्शन पहले मुंह और फिर नाक से करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पहले मुंह और फिर नाक से। आगे देखिए, आगे है हेल्प सिंड्रोम, HELLP सिंड्रोम पूर्व प्रसवाक्षेप यानी प्री एक्लेम्सिया की जटिलता प्रदर्शित करता है। आपसे पूछा जाता है, जो आपका हेल्प पूछा जा सकता है कि जो हेल्प सिंड्रोम है HELLP जो सिंड्रोम है ये क्या करता है, तो ये पूर्व प्रसवाक्षेप यानी कि प्री एक्लेम्सिया की जटिलता प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, इसके आगे है, हाँ देखिए यहाँ पर आपका जो बंध्यता टॉपिक था यानी कि जो इनफर्टिलिटी था वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे दूसरा जो आपका टॉपिक है ये गर्भ संबंधी विकार एवं उनका उन्मूलन, यानी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड देयर एलिवेशंस, यानी कि ये उसी से संबंधित जो आपका आगे का टॉपिक है ये है। ठीक है, लेकिन ये बंध्यता मतलब वो था जो इनफर्टिलिटी थी उससे संबंधित नहीं है। ये क्या है, जो गर्भावस्था में नॉर्मली जो महिलाओं को होने वाली दिक्कतें हैं ये उससे संबंधित है। आगे देखिए, आगे है कब्ज। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक है इसमें गर्भावस्था संबंधी विकार एवं उनका उन्मूलन में उसमें पहला टॉपिक है आपका कब्ज। ठीक है, देखिए गर्भावस्था के दौरान महिलाएं सामान्यतः कब्ज से पीड़ित रहती हैं। इसमें कुछ सामान्य उपचार के साधन निम्नलिखित है। कौन कौन सा, पहला है 1-2 गिलास जूस सहित कम से कम 8 गिलास पानी पिएं। नेक्स्ट है अपने भोजन में आहार एवं फाइबर वाले कच्चे फल व सब्जियों को अधिक मात्रा में शामिल करें। तीसरा है नियमित व्यायाम करना चाहिए। सैर करना यानी कि टहलना व्यायाम की एक अच्छी शैली है, इसे पेट साफ रखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामान्य उपचार के बाद भी यदि समस्या का निवारण ना हो तो डॉक्टर की सलाह से दवा लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कब्ज के बाद नेक्स्ट है आपका दांत व मसूड़ों की बीमारी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को दांत व मसूड़ों की बीमारी भी हो जाती है। इस पे देखिए क्या है, गर्भावस्था में गर्भिणी को दांतों व मसूड़ों से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण कैल्शियम का अभाव होता है, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है गर्भावस्था में कैल्शियम का अभाव हो जाता है जिसके कारण जो दांतों और मसूड़ों की समस्या है ये उत्पन्न होती है। आगे है ऐसी अवस्था में कई स्त्रियां मिट्टी राख या चौक खाने लगती हैं जो कि अनुचित है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए।
आगे देखिए, आगे है गर्भावस्था में दंत विकार से निवृत्त के लिए सुबह व रात्रि में ब्रश करना चाहिए तथा फिटकरी को पानी में घोलकर कुल्ले करने चाहिए। क्या करना चाहिए, आपसे पूछा सकता है कि गर्भावस्था में दांत व मसूड़ों से संबंधित बीमारी में कौन सा उपचार करना चाहिए। तो इसमें सुबह शाम 2 बार ब्रश करना चाहिए और फिटकरी को पानी में घोलकर, यानी कि फिटकरी को पानी में घोल दे और उसके बाद उसी पानी से कुल्ले करने चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे है तीसरा जो आपका विकार उत्पन्न होता है वो है मिचली एवं वमन। ठीक है, यानी कि वॉमिटिंग और जी मिचलाना। देखिए, इसमें गर्भवती महिलाओं का जी मिचलाना एवं उबकाई आना एक सामान्य समस्या है। ठीक है, ऐसी समस्या प्रायः सुबह के समय होती है। नेक्स्ट है, ऐसी अवस्था में गर्भिणी को प्रातःकाल भुने चने तथा बिस्कुट आदि का सेवन करना चाहिए। किस चीज का सेवन करना चाहिए, भुने हुए चने और बिस्कुट आदि का सेवन करना चाहिए। नींबू की शिकंजी से इसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। मिचली एवं वमन की समस्या में जो गर्भवती महिलाएं अगर सुबह के समय क्या ले, नींबू के जो सुबह के समय नींबू की शिकंजी ले तो इससे भी उसको विशेष आराम मिलता है। आगे है, 8 सप्ताह बाद भी ऐसी समस्या होने पर डॉक्टरी परामर्श आवश्यक होता है। देखिए, पहले अगर हो रहा है, ठीक है, शुरुआती टाइम में तो ठीक है, लेकिन अगर 8 हफ्ते बाद भी, 8 सप्ताह बाद भी ऐसी समस्या अगर मतलब काफी बड़ी बनी हुई है, काफी विकराल रूप से समस्या बनी हुई है, तो फिर जो डॉक्टरी परामर्श है ये आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिक्कत आती है, देखिए नेक्स्ट है आपका छाती में जलन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है छाती में जलन। देखिए, इसमें क्या होता है, ऐसी समस्या प्रायः गर्भावस्था के दूसरे या अंतिम तिमाही में होती है। इसमें क्या होता है, देखिए छाती में जलन कब होता है, गर्भावस्था के दूसरे या अंतिम तिमाही में। ठीक है, यानी कि 4 से 6 महीने और 7 से 9 महीने के बीच वाला जो टाइम होता है ये इसमें होती है। देखिए, इसके उपचार हेतु निम्नलिखित उपाय लाभकारी होते हैं। इसके जो मतलब छाती में जलन है, इसके लिए उपाय क्या हो सकते हैं, इसके उपाय हो सकते हैं, एक ही बार अधिक मात्रा में भोजन लेने की अपेक्षा थोड़ा थोड़ा 5-6 बार खाना चाहिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। ठीक है, 5-6 बार में। वायु विकार पैदा करने वाले, ठीक है, ऐसा खाना जिससे क्या हो, गैस बने, एसिडिटी हो। मसालेदार या चिकने भोजन से बचना चाहिए। खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत वॉक वगैरह करके सोना चाहिए, थोड़ा बहुत टहल वहल के सोना चाहिए। आगे देखिए, बहुत गर्म या बहुत ठंडा तरल पदार्थ नहीं लेना चाहिए। फिर है, शराब या सिगरेट से बचना चाहिए, क्योंकि यह गर्भिणी तथा गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए हानिकारक होता है। यानी कि जो शराब और सिगरेट है ये क्या होता है, ये गर्भावस्था के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए। आगे देखिए, ये सब क्या थे आपके, ये सब कुछ समस्याएं थी, ठीक है, जो गर्भावस्था में पैदा होती हैं। आगे है आपका प्रसव जटिलताएं। ठीक है, प्रसव जटिलताएं यानी कि मतलब डिलीवरी के समय में जो दिक्कतें होती हैं वो। इनमें देखिए क्या है, इनमें है प्रसव या जन्म से संबंधित जटिलताएं अल्पावधि या लंबे समय के लिए हो सकती हैं। ये जटिलताएं माता या भ्रूण को लेकर हो सकती हैं तथा माता या भ्रूण अथवा दोनों के लिए घातक हो सकती हैं। आगे देखिए, आगे है, प्रसव या जन्म से संबंधित संभावित जटिलताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी, अपरिपक्व प्रसव, गर्भनाल से संबंधित समस्याएं, बच्चे की गलत स्थिति जैसे नितंब प्रस्तुति यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन और कंधे ना निकलने के कारण बच्चे के जन्म में रुकावट या डिस्टोकिया, और जन्म चोटें यानी कि बर्थ इंजरीज। देखिए ये सारे क्या है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे मतलब स्टेटमेंट दिया जाएगा, प्रसव या जन्म से संबंधित संभावित जटिलताएं निम्नलिखित है, उसमें उनमें से 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे। ठीक है, कोई में 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे और एक कोई अलग दे दिया जाएगा, तो आपको वो अलग वाला पहचानना होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या क्या है, अपरिपक्व प्रसव है, गर्भनाल से संबंधित समस्याएं हैं, बच्चे की गलत स्थिति है, और कंधे न मिलना के कारण बच्चे के जन्म में रुकावट या डिस्टोकिया, और जन्म से संबंधित चोटें। ये सारी क्या है, प्रसव या जन्म से संबंधित संभावित जटिलताएं हैं। आगे देखिए, आगे है 37वें सप्ताह के पहले, 37वें सप्ताह से पहले ही प्रसव की संभावना को अपरिपक्व प्रसव कहते हैं यानी कि प्री मैच्योर डिलीवरी। मतलब 37वें सप्ताह के पहले ही अगर प्रसव की संभावना बनती है तो इसको अपरिपक्व प्रसव कहते हैं। आपसे पूछा सकता है कि कितने सप्ताह के पहले जो अगर प्रसव की संभावना है तो उसे अपरिपक्व प्रसव कहेंगे। तो याद रखिएगा 37वें सप्ताह से पहले अगर मतलब प्रसव की संभावना बनती है तो। आगे देखिए, आगे है, इसमें निम्नलिखित लक्षण शामिल है। इसके लक्षण क्या है प्री मैच्योर डिलीवरी के,
पीठ के निचले भाग में दर्द और दबाव, नितंबों पर दबाव, योनि में पानी जैसा गुलाबी अथवा भूरा स्राव होना, माहवारी जैसे क्रैम्प्स, घबराहट, डायरिया या बदहजमी होना। ठीक है, और है योनि में मेम्ब्रेन का फटना। ठीक है, आगे देखिए, आगे है रज्जु भ्रंश। ठीक है, क्या आगे क्या है? रज्जु भ्रंश यानी कि कॉर्ड प्रोलैप्स। ठीक है, इसमें क्या है? रज्जु भ्रंश गर्भनाल की असामान्य स्थिति से संबंधित आपातकालीन स्थिति है। रज्जु भ्रंश क्या है? गर्भ मतलब कि एम्बिलिकल जो आपकी कॉर्ड होती है उससे संबंधित एक असामान्य स्थिति से संबंधित ये जो आपकी आपातकालीन स्थिति है, क्या? कॉर्ड प्रोलैप्स यानी कि रज्जु भ्रंश। देखिए इसमें क्या होता है, आगे है, यदि भ्रूण की झिल्ली क्षतिग्रस्त हो चुकी है एवं शिशु के प्रस्तुति भाग यानी कि प्रेजेंटिंग पार्ट के साथ गर्भनाल भी दिखाई दे रहा है तो यह स्थिति रज्जुभ्रंश कहलाती है। रज्जुभ्रंश की स्थिति क्या होती है? मतलब अगर भ्रूण की जो झिल्ली है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और शिशु के प्रस्तुति भाग के साथ यानी कि शिशु का जो भाग है जो पहले बाहर आता है प्रसव के समय, उसके साथ साथ गर्भनाल भी दिखाई दे रहा है तो यह स्थिति रज्जुभ्रंश कहलाती है। देखिए इस स्थिति में तुरंत डिलीवरी की जानी चाहिए तथा इसके लिए सीजेरियन डिलीवरी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर रज्जु भ्रंश की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो फिर जो ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी की जाती है वो करना सबसे ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इस तरह की स्थिति में फिर जो आपकी माता और बच्चा है दोनों के लिए खतरा ये हो सकती है। आगे देखिए, आगे है गर्भाशय का उल्टापन। ठीक है, और क्या? प्रसव की तृतीय अवस्था में उत्पन्न होने वाली जटिलता है जिसमें गर्भाशय अंदर की ओर मुड़ जाता है, यानी कि जो गर्भाशय का उल्टापन है ये यानी कि इन्वर्सन ऑफ द यूट्रस प्रसव की तृतीय अवस्था में उत्पन्न होने वाली जटिलता है, ये याद रखिएगा। गर्भाशय का जो उल्टापन है ये प्रसव की तीसरी अवस्था में होने वाली जटिलता है। इसमें गर्भाशय क्या होता है? गर्भाशय अंदर की ओर मुड़ जाता है। क्या होता है? गर्भाशय अंदर की ओर मुड़ जाता है। आगे देखिए, आगे है, इसका प्रमुख लक्षण रक्तस्राव या हीमोरेज है जिसकी मात्रा 800 से 1800 मिलीलीटर तक होती है। आगे देखिए, आगे है, ऐसी अवस्था में प्रसव आरंभ होने से पूर्व रोगी की रक्त जांच की जानी चाहिए तथा प्रसव के दौरान अपरा निष्कासन के पश्चात 0.2 mg एर्गोमेट्रिन आईवी दी जानी चाहिए। ठीक है, कितनी? इसके पश्चात 0.2 यानी कि 0.2 mg मिलीग्राम एग्रोमेट्रिन, ठीक है, आईवी दी जानी चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद है जन्म से जुड़े चोटों में प्राय प्रत्यक्ष चीरे और इपिजियोटमी शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? जन्म से जुड़ी जो चोटें होती हैं इनमें प्राय प्रत्यक्ष चीरे और इपिजियोटमी शामिल होते हैं। ये चीजें भी याद रखिएगा, आपसे पूछा सकता है कि जन्म से जुड़ी चोटों में क्या क्या शामिल है, तो इसमें प्रत्यक्ष चोटें और प्रत्यक्ष चीरे और इपिजियोटमी शामिल होता है। आगे देखिए, आगे है देखिए आगे है, आंतरिक ऊतक में कट लगना और श्रोणि के ढांचे की तंत्रिकाओं को नुकसान यदि एक अनुपात में अधिक हो जाए तो अन्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, जैसे गर्भाशय का अपने स्थान से खिसक जाना, मल मूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण ना रहना, यौन रोग आदि। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये समाप्त होता है क्या? प्रसव की जटिलताएं। अब क्या है? प्रास्विक ऑपरेशन है। ठीक है, क्या है? अब है प्रास्विक ऑपरेशन। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ये क्या है? ये है हमारा प्रास्विक ऑपरेशन यानी कि ऑब्स्टेट्रिक। ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान असामान्यताओं व जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए गर्भवती स्त्री और उसके शिशु के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हेतु कई तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं। देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं क्या कि जो बच्चा मतलब जो माता है उसको या बच्चे को कि जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी है वो कराना संभव नहीं होता है, तो क्या होता है मतलब डिलीवरी कराने के लिए कई तरह के ऑपरेशन की जरूरत होती है, जिनमें से कुछ आपको नीचे दिए हुए हैं। पहला देखिए, पहला है आपका सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, पहला ऑपरेशन कौन सा है? पहला है आपका सिजेरियन सेक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें है गर्भाशय को चीरकर शिशु को सुरक्षित निकालना सिजेरियन सेक्शन या सिजेरियन ऑपरेशन कहलाता है। इस ऑपरेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब सामान्य प्रसव नहीं कराया जा सकता, जैसे गर्भाशय मुख अवरुद्ध होना, गर्भाशय में शिशु की तिरछी स्थिति या पैर के बल होना। कभी कभी सिजेरियन ऑपरेशन से खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, विशेषकर
ठीक है। देखिए कभी कभी सिजेरियन ऑपरेशन से खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, विशेषकर जब ऑपरेशन के बाद स्त्री की ठीक से देखभाल ना हो सके। देखिए ये कब कराया जाता है, जब क्या है, जब सामान्य प्रसव नहीं कराया जा पा रहा हो, उसमें जैसे गर्भाशय का मुख अवरुद्ध हो जाए, गर्भाशय में जो शिशु है वो तिरछा हो या पैर के बल हो, ठीक है। लेकिन जो ये ऑपरेशन है इससे खतरे भी होते हैं, अगर जो मतलब ऑपरेशन के बाद स्त्री की ठीक से, जो महिला है उसकी ठीक से देखभाल ना की जाए तो उसके मतलब जो स्वास्थ्य को या उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। आगे देखिए, आगे आपका फोर्सेप्स डिलीवरी, ठीक है। आगे क्या है, आगे है फोर्सेप्स डिलीवरी। इसमें क्या होता है, देखिए सामान्य प्रसव ना होने की स्थिति में एक प्रकार के यंत्र जिसे संडसी से प्रसव कराया जाता है, जिसे प्रसव संडसी या ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्स्टेटिकल फोर्सेप्स कहते हैं। इसमें संडसी की सहायता से शिशु का सिर आसानी से पकड़कर बाहर निकाला जा सकता है, ठीक है। ये किस में होता है, ये होता है फोर्सेप्स डिलीवरी में। आगे देखिए, आगे है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। ये क्या है, ये है वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, ये एक सक्शन ट्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है, सक्शन ट्रैक्शन विधि है, जिसे वर्ष 1954 में स्वीडन मॉल्मस्टोरम ने शुरू किया था। इसमें एक कप के आकार का औजार लेकर बच्चे के सिर पर फिट किया जाता है, फिर मशीन द्वारा उसमें से हवा निकालकर कप की सहायता से बच्चे को उसको सिर की तरफ से बाहर निकाला जाता है। अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें जो लास्ट में आमिर खान करीना की जो सिस्टर होती उसकी डिलीवरी कराता है, तो वो इसी से कराता है, वैक्यूम एक्सट्रैक्शन से, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आपने वो मूवी देखी हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिम्फिजियोटमी, ठीक है। ये क्या है, सिम्फिजियोटमी। देखिए इसमें क्या होता है, ये ऑपरेशन ऐसी स्थिति में किया जाता है जब थोड़ी सी सिफेलोश्रोडी विषमता हो और सिजेरियन सेक्शन करने की सुविधा ना हो। देखिए ये सिर्फ तभी किया जाएगा, तब क्या हो, जब थोड़ी सी श्रोडी मतलब सिफेलोश्रोडी विषमता हो और सिजेरियन सेक्शन करने की सुविधा ना हो, तब क्या किया जाएगा, तब किया जाएगा आपका सिम्फिजियोटमी। आगे देखिए, आगे है इपिजियोटमी। इसमें क्या होता है, इपिजियोटमी में क्या होता है, यह लेबर की दूसरी अवस्था यानी कि सेकंड स्टेज के समय स्त्री के पेरिनियम भाग पर जानबूझकर लगाया जाने वाला चीरा है। इसका उपयोग प्रायः सामान्य प्रसव को आसान बनाने में किया जाता है। देखिए ये एक अलग से वो नहीं है, ऑपरेशन नहीं। इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो लेबर की जो दूसरी अवस्था होती है उसके समय में पेरिनियम भाग पर जानबूझकर चीरा लगाया जाता है, जिससे क्या हो जाए, स्त्री का जो सामान्य प्रसव है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे हम कल के वीडियो में आपका कोई इसके आगे वाला जो चैप्टर है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है वृद्धि एवं विकास, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हम आगे के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, और जहां जहां पर देखिए जो कुछ टेक्निकल जो टर्म आ रहे हैं उनको साथ ही साथ नोट करते जाइए, क्योंकि ये चीजें आप जब पढ़ते हैं तब आपको लगता है कि आपको याद है, लेकिन 1-2 दिन बाद आप भूल जाते हैं। तो साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते जाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।